हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे जो प्रश्न देख रहे हैं, इन प्रश्नों पर आज हम लोग व्याख्या सहित आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। और आगामी परीक्षा आप सभी का दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का है। 15 दिसंबर एमपी सेट का पेपर है। जो बच्चे बेसिकली एमएसडब्ल्यू के हैं, उन्होंने सोशोलॉजी के आधार पे एमपी सेट को अप्लाई कर रखा है, उन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ एमपीपीएससी और DSSB के स्टूडेंट भी इस क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि 18 जून 2024 को पेपर हुआ और ये पेपर कर दिया गया है कैंसिल। अभी तक इसकी कोई आगामी डेट नहीं आई है, लेकिन 10 दिन के अंदर ही आगामी परीक्षा डेट आप लोगों को आ जाएगी और बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को बता दो कि टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक है, पीडीएफ है, उसे पर डे आप लोग देखें। मैं अल्टरनेटेड क्लासेस भी इस समय आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन क्लासेस को भी आप लोग अटेंड करें। जैसे ही डेट आ जाएगा मैं आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ दिसंबर 2024 वाले स्टूडेंट के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। दिसंबर 2024 का नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासेस प्रोवाइड कराया है, जिसमें एक क्लास में मैंने समाजकारी के अर्थ के साथ साथ परिभाषाओं पर जिक्र किया, कुछ महत्वपूर्ण किताब और विद्वानों के बारे में जिक्र किया। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को समाजकारी के नेचर के बारे में बताया। वहीं समाजकारी के नेचर के साथ साथ हमने समाजकारी के क्षेत्रों पर भी बातचीत किया है। आप लोगों की क्लास आगामी जो होने वाली है वो समाजकारी के क्षेत्र के साथ साथ विशेषताओं पर हम लोग उद्देश्य सहित और समाज सुधार पर भी बातचीत करने वाले हैं। इस बार समाज सुधार में हम लोग पहले पढ़ते थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी पॉइंट और उसमें मेंशन कर दिया है, जैसे चंपारण, खेड़ा आंदोलन, इस तरीके की क्रियाएं भी इस बार आप लोग देखेंगे क्लास में। तो यदि आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क की, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। यदि आप मुझसे कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं तो इस दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। मेरा एक नंबर है 7827550998, और एक नंबर है जो व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है, 8506031308। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी में, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, हालांकि जून का एग्ज़ाम तो होने ही वाला है ना, दोबारा डेट आते ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो दिसंबर की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिसंबर की क्लासेस यूजीसी नेट बड़ा सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर करना होता है, प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है, इसलिए मैंने क्लास को जल्दी ही स्टार्ट कर दिया है इस बार। तो देख सकते हैं एवरीडे लाइव क्लासेस हैं आपकी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, यूनिट वाइज पीडीएफ भी मिलेगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होंगे, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। एवरी सैटरडे इस बार क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर 2024 तक के करवाए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी मैं आप लोगों को इस बार प्रोवाइड कराऊंगा। तो कोई अदर किताब लेने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। जो भी कंटेंट मेरे पास है, जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो इनफ है। पर डे आप क्लास को ज्वाइन करें, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, वहाँ पर उन चीज़ों को नोट करें जो मैं इम्पोर्टेंट के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास का एक बार शेड्यूल आपको बता दूँ। देखिए, ये तो बेसिकली फ़ीस का स्ट्रक्चर है। वन टाइम अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 4000 फीस बनेगी। यदि आप इंस्टॉलमेंट या किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं तो 2500
रुपये करके 2 किस्त बनाई जाएगी, 5000 हो जाएगा आपका यहाँ पर। यदि 1 टाइम करेंगे तो 1000 का बेसिकली यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये क्लास मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2024 सोशल वर्क यूजीसी नेट का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये क्लास अभी आप लोगों को बेसिकली मैंने 20 जून से स्टार्ट करना था, लेकिन इस बार 20 जून से स्टार्ट नहीं किया है, 25 जून से स्टार्ट किया है। रीज़न मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि पेपर कैंसिल होने की वजह से मैंने 25 तारीख से क्लास स्टार्ट किया है, 5 दिन डेली। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, जो बच्चे MSW कर रखे हैं परंतु MP सेट का फॉर्म भर दिया उन लोगों ने, तो वो फॉर्म में कहा गया MP सेट में या MPPSC आयोग ने कि आप MSW हो, आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको सोशल वर्क पढ़ के नहीं आना है, आपको पढ़ना है सोशोलॉजी। आप सोशोलॉजी पढ़ कर आइए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मौका दिया गया है MSW वालों को MP सेट में, ठीक है। इसकी क्लास बेसिकली समय में परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी क्लास जो है टाइमिंग है 1 to 2 PM, ठीक है। इसकी फीस 3500 रुपये बताई गई है। मैंने पहले भी आप लोगों से स्टार्ट कर दिया है क्लासेस 20 जून से इसकी, और बताया भी पहले भी आप लोगों को। हालांकि 25 जून यहाँ पर आप सभी लोग देख ही रहे हैं यूजीसी नेट का है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है दिसंबर 2024 के लिए, भली भांति तरीके से आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सीधा प्रश्नों पर। बाकी मेरा नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए, और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, या तो कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी वहाँ पर जरूर करूँगा। तो पहला एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, रन अवे डैश वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ये आपके सामने सवाल प्रस्तुत है। रन अवे वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? रन अवे अवधारणा का प्रयोग एंथोनी गिडेंस ने किया था। किसने किया था? एंथोनी गिडेंस ने किया था। एंथोनी गिडेंस के अनुसार समाज एक भगोड़ा समाज है। समाज एक कैसा समाज है? भगोड़ा समाज है। अब आप सोच रहे हैं ये प्रश्न यूजीसी नेट सोशल वर्क को कैसे टच करेगा, तो बता दूं, यूनिट नंबर 2 जो समाजशास्त्र पर आधारित है उसको टच करेगा। हालांकि DSSB, MPPSC, MP सेट इन बच्चों के लिए तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहीं यूजीसी सोशल वर्क में भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसने कहा समाज एक भगोड़ा समाज है? एंथोनी गिडेंस ने कहा। वर्तमान समस्त विश्व की एक मुट्ठी में समाहित हो गया है। विकसित राष्ट्र हानिकारक हथियारों का उत्पादन करके विकासशील और अविकसित देशों को बेच देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व खतरा अर्थात जोखिम की खरीद बिक्री में लगा हुआ है। गिडेंस के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में आधुनिकता का सिद्धांत और संरचनाकरण का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है। एंथोनी गिडेंस का नाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। तो इस समय मैं जो प्रश्न का ऑप्शन होगा उन्हीं पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। प्लीज़ आप सभी लोग उस चीज़ों को खासकर ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने 4 ऑप्शनों पर डिस्कस करता हूं, जैसा कि अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप भली भांति तरीके से आपको पता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, और कहता है कि आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्या है? स्टेटस पूछ लिया तो क्रमशः ऊपर उठी है। ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्रमशः ऊपर उठी है। महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग हैं। महिलाओं को प्रत्येक स्थान पर उद्देश्यों में भागीदारी दी जा रही है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी हो। महिलाएं घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण का कार्य भी करती हैं, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आप कह सकते हो कि आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की जो स्टेटस है ना, वो ऊपर उठी है। सही जवाब सेकंड होगा। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। मैं आप लोगों को पहले भी बता देता हूँ, आगाह करा देता हूँ कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, और आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो भी किया है। और आप सोचे कि यूजीसी नेट में यदि मैंने कहा कि फैक्ट वाइज सवाल बने
तो वो प्रश्न पूछे भी गए हैं, है ना। तो इसलिए उन तथ्यों को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पर डे क्लास को ज्वाइन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब डेली किसी चीज़ों पर डिस्कशन करूँगा, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। आपको वो चीज़ें याद होंगी जब मैं डेली किसी चीज़ों के बारे में बोलूँगा। याद होने का तरीका यही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप रट्टा मारोगे, एग्ज़ाम आया 10 दिन पढ़ लिया, 1 महीने पढ़ लिया, तो उसके बाद हम एग्ज़ाम को करेक्ट कर ले, तो फिर बातें क्या होगी पढ़ने का। फिर तो 1 महीने पढ़ लो भाई, हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता। यूजीसी नेट है, ये यूजीसी नेट ब्रॉड लेवल पर होता है। फैक्ट कहाँ से क्या आ जाए कुछ पता नहीं, वर्ष कैसे पूछ ले पता नहीं, योजनाएं कौन सी पूछ ले पता ही नहीं, है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। किसका विचार है कि देखिए यहाँ पे अगम्य अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है। तो अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है, तो किस विद्वान का स्टेटमेंट है? सी लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगम्य अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है, यह विचार सी लेवी स्ट्रॉस का है। सी लेवी स्ट्रॉस ने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम आपको याद रखना चाहिए, दी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। कब आई थी? 1949 में। तो अगम्य गमन निषेध की प्रथा को सार्वजनिक मानते हुए उसकी व्याख्या किया था लिविस्ट्रॉस ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है इस किताब में, है कि नहीं। ये जानना अत्यंत आवश्यक था आप सबके लिए। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं या आप इस समय मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों को आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये सवाल बनते हैं, चाहे वो DSSB हो, चाहे MP सेट, चाहे MPPSC या UGC नेट। एक सवाल देखिए और एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, इस जानकारी को अपने माइंड में स्टोर करिए। जानकारी ये है, कहता है गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः दिखते हैं तो इसे कहा क्या जाता है? इसे बेसिकली नागरिक उपेक्षा करना। यहाँ बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझिएगा, गॉफमैन ने एक स्टेटमेंट में कहा अपनी बात को कि जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे नागरिक उपेक्षा कहा जाता है। तो गॉफमैन की ये स्टेटमेंट है, ये बात याद रखना है आपको। एक स्टेटमेंट, गॉफमैन की प्रमुख रुचि आमने सामने की प्रत्यक्ष अंतरक्रियाओं के अध्ययन में रही है और इन्हीं अंतरक्रियाओं को उन्होंने रूपकों के माध्यम से समझाया है और इसके लिए रंगमंच की उपमाओं का प्रयोग किया है। सामाजिक अंतरक्रियाओं में आकस्मिक मिलन हो गया, सामोहन का विदा हो गया, समूह लघु समूह हो गया, भूमिका का व्यवहार हो गया, विचलन हो गया, व्यक्तिगत पहचान हो गई, सामाजिक संस्था हो गया, लैंगिक विषमता हो गई, इनमें विशेषज्ञों की भूमिका आदि गॉफमैन के अध्ययन का प्रमुख विषय माना गया है। तो किस विद्वान का स्टेटमेंट है? जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे कहा जाता है नागरिक उपेक्षा करना। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, और ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज़ अपने माइंड में इसको भी रखिए कि आगामी परीक्षा कब कौन सा प्रश्न आ जाए ये चीज़ कहना मुश्किल है ना। किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में अगर किसी को जाना गया तो क्लिफर्ट गिटर्स का नाम को जाना गया, और क्लिफर्ट गिटर्स ऑप्शन नंबर 1 में है। सन 1960 की मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान से रखिए, अपने माइंड में ये सब बातें रखिए। गिटर्स ने सांकेतिक व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था, है ना। उन्होंने संस्कृति के अध्ययन की तुलना
ग्रंथों के अध्ययन से की थी। जानते हैं किसकी? संस्कृति की। संस्कृति के अध्ययन की तुलना ग्रंथों के अध्ययन से कर दिया उन्होंने। कहा कि उपन्यास के पढ़े जाने की भांति सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को भी पढ़ा जा सकता है। ऐसी बात सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान में अगर नाम जाना गया तो क्लिफर्ड गीटर्स का नाम जाना गया और ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल कहा कि जॉर्ज मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। मैंने पहले ही बता रखा है, इनके बारे में टॉपिक करवाया है आपको। जो बच्चे यूजीसी नेट पढ़े हैं हमसे जून वाले, वो बच्चे अगर देख रहे हैं तो हमको याद आ रहा होगा। तो उनमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, क्रीड़ा अवस्था, और तीसरा अवस्था क्या हुआ? खेल की अवस्था, है कि नहीं? खेल की अवस्था। ये सवाल मीड ने 3 अवस्थाओं का जब वर्णन किया तो प्रारंभिक क्रिया की अवस्था बताया, एक क्रीड़ा अवस्था बताया, एक खेल अवस्था बताया। आपको जानकर ये अत्यंत रुचिकर होगा कि मीड ने संबंधित विचार सीएच कूले से मिलते जुलते क्रियाओं को रिप्रेजेंट किया। जहां कूले ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए मैं, मुझे और मानस की अवधारणा का प्रयोग किया, तो व्यक्ति के सामाजिकरण में ना मीड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए एक बात लिखा। कहा कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है और स्व यानी सेल्फ का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्ति की भूमिकाओं को ग्रहण करने से ही होता है। तो मीड ने इन दूसरे व्यक्तियों को सामान्यकृत अन्य के रूप में भी रिप्रेजेंट किया था, है ना। इन सभी टॉपिकों पर मैं बात करूंगा जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तब, है ना। बट ये पब्लिक क्लास है, ये सभी बच्चों को मिलेगी, सभी लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को। आगे बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्रकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्वधारणा डैश है। बड़ा ही सोचनीय प्रक्रिया है, विचारणीय प्रक्रिया है। ये आपके सामने सवाल जो समाजकारी शोध से रिलेट कराया या सामाजिक विज्ञान शोध से रिलेट कराया। तो यहाँ कहा कि सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्रकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा गलत होने के लिए योग्य मानी गई, और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। रीजन ये था कि सामाजिक विज्ञान शोध जो है सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन है। ये बात आपको पहले बता रखा मैंने, चाहे वो सोशल वर्क हो चाहे वो सोशोलॉजी, वो वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित होती है। और कोई भी अध्ययन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक उसमें वैज्ञानिक पद्धति को काम में ना लाया जाए, है कि नहीं? बात तो सत्य है ये। अब उसमें वैज्ञानिक पद्धति को काम में जब तक नहीं लाओगे तब तक भाई वो कार्य नहीं होगा। और कहने का आशा यही था कि प्रकल्पना का अर्थ था कि भाई चारों ओर अनुमान लगाना, कल्पना करना, इमेजिन करना, उसी प्रक्रिया में रिप्रेजेंट हुआ। तो बात था यहां पे निराकरणी यानी नल हाइपोथेसिस की। तो जब दो जनसंख्या माध्यमानों के बीच कोई वास्तविक अंतर ही नहीं है, इसमें 2 सैंपल जो हैं आपके सामने मध्यमानों के बीच यदि कोई अंतर आता भी है तो वह संयोग के कारण या प्रतिचयन त्रुटि के कारण हो सकता है कि भाई वहां पे रीजन आया हो सकता है मध्यमान आया हो, लेकिन अंतर आए। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? कोई मायने ही नहीं रखता, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनकी दोनों के सार्थकता स्तर में नल हाइपोथेसिस क्रिया अगर आया तो गलत होने योग्य है, एरर है, त्रुटि है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 3 है ना। तो ये बात ध्यान देने वाली है। बाकी इन सभी पर मैं डिस्कस करूंगा, बशर्ते यहाँ पर आप इन चीज़ों को, प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड में स्टोर करें। आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया है? आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर मैनुअल कैल जो है कैसल्स, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कैल्सस ने बल दिया। कैसलल्स अगर बात कर रहा हूं यहां पे कैसलल्स के बारे में, तो इनका विचार था कि हमारे समाज में संरचनात्मक परिवर्तनों की गति
आकार सामाजिक संगठन के एक नए रूप में शुरुआत हुई और सूचना नेटवर्क के व्यापक संगठनात्मक परिचय के रूप में आता है। देखो, एक खुले बाजार के दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन होता है। ये क्रिया भी आधुनिक समाज को रिलेट कराएगी। नागरिक अधिकारों के आंदोलन में नारीवादी आंदोलन और पर्यावरण सहित 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के शुरुआत में स्वतंत्रता उन्मुख सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये बातें बेसिकली वहां पे जिक्र हुआ था। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, इसको आप सही ट्रिक करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर के मर्टन के आधार पर सवाल है। इस सवाल को भूलना नहीं चाहिए यूजीसी नेट के बच्चों को। आर के मर्टन के अनुसार जो है प्रकट प्रकार, जो भी समाज कार्य यूजीसी नेट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस प्रश्न पर फोकस करेंगे प्लीज। आर के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार जो है अभिप्रेरित व स्वीकृत होता है। मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां जो प्रश्न का जवाब गया है वो ऑप्शन नंबर सेकंड गया है। बेसिकली जो व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा प्रकार मान्य तथा इच्छित होते हैं, जबकि अंतर्निहित प्रकार ना तो मान्य है और ना ही वो इच्छित प्रकार है, क्योंकि वस्तु परक परिणाम समायोजन में वृद्धि करता है। आशा करता हूं कि मेरी बात आप सभी लोगों को अंडरस्टैंड हो रही होगी, समझ आ रही होगी। जबकि दुष्प्रकार्य, देखो प्रकार दुष्प्रकार की बात होती, मैं प्रकार की बात बता दिया, ना तो मान्य ना तो इच्छित प्रकार है, क्योंकि वस्तु परिणाम पर समायोजन में वृद्धि है। जबकि दुष्प्रकारी ऐसे वस्तु परक परिणाम है जिसमें व्यवस्था के अनुकूलन और समायोजन में कमी आती है। तो उस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, एक आपके सामने दुष्प्रकार होगा, एक प्रकार होगा, है ना। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट, 60 नंबर का। मेलिनोवस्की ने प्रकारी को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया? देखिए, मेलिनोवस्की ने प्रकारी को बहुधा व्यक्तिवादी प्रकारी के रूप में विकसित किया है। तो मैं आप सबसे कह सकता हूं कि पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि मेलिनोवस्की का मानना था कि समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, और सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आज 27 बेसिकली जून है, 27 जून। बेसिकली आप सभी को अगस्त में एमपीपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगस्त में 4 अगस्त को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। DSSB का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है परीक्षा को लेकर सोशल वेलफेयर ऑफिसर में, कभी भी अपडेट आ सकती है आप लोगों को। एमपी सेट का एग्ज़ाम बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो इनका 15 दिसंबर को है, और अगर मैं यूजीसी नेट की बात करता हूँ तो इनका एग्ज़ाम दिसंबर में ही दिया गया है। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना ये क्लासेस, अगर आप कॉमन क्लास है ये आप सबके लिए। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और डैश में अंतर नहीं किया था। रेडक्लिफ, अब ये आपको पता होगा तब, अब रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में मैंने भी हाल ही में पढ़ाया है आप लोगों को। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और सामाजिक संबंध में अंतर नहीं किया है, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ब्राउन का विचार था कि सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का कार्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है ना, समाज की सामाजिक संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्व पर बल देता है ये। तो सामाजिक व्यवस्था में संस्थाओं को अत्यधिक पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करता है ना। तो समाज एक स्वचालित साव्यव है, ये बात ब्राउन की है। समाज की आवश्यकता की पूर्ति कुछ बेसिक सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे परिवार हो गया, धर्म हो गया, ये सब क्या है, संस्थाओं के रूप में आ जाती हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहा कि पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत या पीली क्रांति का मतलब एक ही होता है, तो आप किसका बताएंगे? तिलहन से, क्योंकि इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, और इस मिशन के अधीन 23 राज्य और 337 जिले शामिल हैं। 23 राज्य शामिल हैं और 337 जो है जिले शामिल हैं। तो पीली क्रांति का संबंध देश में तिलहन के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। हरित क्रांति का लाभ खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित रहा है। तिलहन और दलहन फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र फल में कमी हुई
और इसी स्थिति में सुधार लाने के लिए सन 1986 और 87 की बात है, तिलहन उत्पादन के लिए कुछ नए कार्यक्रम लागू किए गए और इसी प्रयासों के परिणाम स्वरूप तिलहन के उत्पादन में समुचित वृद्धि हुई और इसको पीत क्रांति के नाम से जाना गया, है ना। यह आपका ऑप्शन पहला सही होगा। आपको बताना है दुग्ध उत्पादन के संबंध में कौन सी क्रांति थी, यह आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या को लेकर बात करता है, कम से कम 75% पुरुष कृषि व्यवसाय में कार्यरत हैं, ये भी सही है, विशेषता है। कौन सी जनगणना नगर की विशेषता नहीं है। फिर जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ये भी है। लेकिन देखो नगर पालिका तो भाई जाहिर सी बात है तो रिलेट करा देता है निगम, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर की विद्यमान या विद्यमानता को। तो मेरा कहने का आशय क्या था इस सवाल में, इस सवाल में 3 विशेषताएं हैं, है ना। और 3 विशेषताएं आपका पहला है, दूसरा और चौथा है। तो सही जवाब यहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं है, तो वो तीसरा वाला नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहरीकरण सबसे कम हुआ है। भारत में हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, जैसा कि आप सबको पता है, और शहरीकरण सबसे कम हुआ है यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के अनुसार न भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। यह भारत का 18वां राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य माना गया था, लगभग 10%। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला सही जाएगा। किस दशक में भारत के ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई। भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि शहरी जनसंख्या के कुल वृद्धि 2001 और 2011 के दशक की अवधि थी, जो रिप्रेजेंट करती थी। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में मौजूद आबादी 1,21,00,00,000 है। वर्ष 2001 से 2011 तक में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी थी, ये जिक्र किया गया था। ठीक है, तो हालांकि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड ही सत्य रहेगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति को सुस्पष्ट वर्णन किया है कि नहीं। सी लेविस्ट्रॉस सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहितों की दयनीय स्थितियों को सुस्पष्ट वर्णन किया है। और लेविस्ट्रॉस कहते हैं कि आदिम समाज में विवाह में या विवाह के सकारात्मक नियम होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति नातेदारी के किस वर्ग में विवाह कर सकता है। इसी दृष्टि से आदिवादी समाजों में विलिंग सहोदराज विवाह, जिसको बोलते हैं ममेरे फुफेरे भाई बहन, की अनुमति दी गई। तो उन्होंने विवाह विनिमय के निम्न 2 रूपों में चर्चा कर दी थी। एक सीमित, जिसको आप कह सकते हैं भाई कि एक समूह, जिस समूह में पत्नियों के साथ स्त्रियां प्राप्त होती हैं, उस समूह की या उसी समूह को वह पत्नियों के रूप में स्त्रियां देता है। सामान्यकृत एक विनियमन प्रणाली है जहां स्त्रियों का विनियमन केवल एक पक्ष के द्वारा होता है। तो यह सभी बातें लेविस्ट्रॉस ने कहा है और इन पर मैं आप लोगों से बात करूंगा ऑनलाइन क्लासेस में। एक सवाल और देखेंगे, किसने कहा कि सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थाओं का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करता है। आप जवाब बता सकते हो, जवाब बता सकते हैं। एम जिन्सबर्ग का नाम। सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थाओं का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करता है। जिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों के समूह, समिति, संस्थाओं के प्रकार और इनकी संपूर्ण जटिलता होती है जिनसे समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना ने अनेक उपसंरचनाओं से मिलकर बनती है। आप कह सकते हो कि परिवार हो गया, नातेदार हो गया, संस्था हो गया, समिति हो गया, समूह हो गया, इनका नाम आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। सहभागी अवलोकन
अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है? आसान सा सवाल, आप जवाब भी दे सकते हैं। नृजाति विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3। कहने का आशय मेरा है कि सहभागी अवलोकन साक्षात्कार का प्रयोग करके व्यक्तियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो वह नृजाति विज्ञान कहलाता है। मेलिनोवस्की ने, जानते हैं, ट्रिब्याड द्वीप की जनजाति का अध्ययन किया था। सुनिएगा बात को बड़े ध्यान से। मेलिनोवस्की ने ट्रिब्याड द्वीप की जनजाति का अध्ययन किया तो उस अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि को अपनाया था, है कि नहीं? सहभागी अवलोकन विधि को अपनाया था कि नहीं अपनाया था? अपनाया था, मैंने पढ़ाया है। उन्होंने उसके यौन व्यवहारों का अध्ययन करके सेक्स एंड रिपरेशंस इन सेवेज सोसाइटी नामक एक किताब लिखी सन 1927 में। किताब का नाम दोबारा से सुनिए, सेक्स एंड रिपरेशन इन सेवेज सोसाइटी। और मेलिनोवस्की के द्वारा लिखित पुस्तक क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926, ठीक है। उसमें आदिवासी समाजों में अपराध का विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त जादू का अध्ययन भी किया, कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक सन 1935 में। इस तरीके की किताबों के बारे में भी जिक्र किया गया है, जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से पता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। आपके सामने सवाल कहा कि दुर्खिम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग डैश है। आप कह सकते हो तुलनात्मक विधि है। तो दुर्खिम ने अप्रत्यक्ष प्रयोग तुलनात्मक विधि को बताया। आपको बता दो, सर्वप्रथम दुर्खिम ने एक किताब लिखी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। उसमें इस विधि के महत्व को स्थापित किया और दावा किया कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का एकमात्र अर्थ कार्य कारण संबंध की व्याख्या करना। तो तुलनात्मक विधि का प्रयोग विभिन्न समाज के संस्कृतियों की समानता और भिन्नता की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब चला जाता है। एक सवाल और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। किसने अपने समाज शास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है? पता होगा आप सबको, सी राइट्स मिल ने किया है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम, जिसको हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं आप, उसका प्रयोग किया। और इन्होंने जहां एक और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाकर समाजशास्त्र को प्रभावित किया है ना, तो वहीं दूसरी ओर शक्ति के अपने विश्लेषण और राजनीति को भी एक नई दिशा दी थी। तो सही जवाब बेसिकली इस प्रश्न का जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि अगस्त काम्टे के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया? हीगल ने किया था। अगस्त काम्टे के नैतिक दर्शन के संदर्भ में हीगल ने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया। अब जानते हैं क्या था? हीगल के समस्त दर्शन का सार उनकी दो प्रमुख अवधारणाएं पर बेसिकली द्वंद्वात्मक और आदर्शवाद में दिखाई पड़ता है। यह बात आपको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द्वंद्वात्मक और आदर्शवाद में दिखाई देता है। द्वंद्वात्मक चिंतन एक विधि है, किंतु साथ ही यह विश्व की अपेक्षा मस्तिष्क और मानसिक उपज की महत्व पर बल देती है ना। आदर्शात्मक या आदर्शवाद की वह मान्यता है कि केवल मानसिक और मनोवैज्ञानिक, है ना, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, बात को ध्यान रखिएगा, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रचनाओं का अस्तित्व है आदर्शवाद। तो ये दो बातें आपको प्लीज ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप से लिया है? मेरे कहने का आशय, अगर मैं आप सबसे बात करता हूं इस सवाल में, तो जवाब आर.के. मर्टन होना चाहिए, क्योंकि यही सही जवाब है। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में आर.के. मर्टन ने ना विज्ञान की राजनीति के प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप लिया है। विज्ञान का समाजशास्त्र आर.के. मर्टन के शोध लेखन के मुख्य और रुचिकर विषयों में से एक रहा है।
विज्ञान के समाजशास्त्र विषय पर भी उन्होंने पीएचडी की है और इसी विषय के समाजशास्त्र में विज्ञापन के प्रति नई सोच उत्पन्न की है, जिससे बाद में कई समाजशास्त्रीय उपागम की नींव भी रखी गई। तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत हुआ, कहता है कि समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने, अगर हम बात करते हैं फॉलिसफाइबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉलिसफाइबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया और ये होता क्या है। तो बता दूं, कार्ल पॉपर ने किया, पहली बात। दूसरी बात ये सुन लीजिए कि पराभौतिकी ज्ञान कहा जाता है इसे, और कहने का अर्थ ये था कि पराभौतिकी ज्ञान अर्थहीन नहीं होता, वह बहुधा विज्ञान का पूर्व संकेत होता है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान की कसौटी उसकी सत्यापनशीलता नहीं है बल्कि उसकी मिथ्यापनशीलता है। इसलिए ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो मैं अपने YouTube चैनल पर यूजीसी नेट समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर चुका हूं दिसंबर के लिए। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को बता दिया है, या तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर DSSB की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, MP सेट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। MP सेट की फ़ीस जो रखी गई है 3500 रखी गई है, यहाँ पर मिस प्रिंटेड है, 3500 रुपये रखी गई है। आप लोग जो है मुझसे कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। नया बैच वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी हाल ही मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस 0 स्तर से, और ये 25 जून से स्टार्ट है। शाम को 7 से 8 आपकी ये क्लासेस हैं, इस पर ये बेस्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर आप लोगों को पहले भी बता दिया, यहाँ पर मेरा नंबर चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। ठीक है, ये मेरा नंबर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।